हेलो गाइज, वेलकम टू ऑफिसर मेकर ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज जैसा कि मेरा अभी इन्फ्लेशन का एक सीरीज चल रहा था, तो गाइज आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन्फ्लेशन के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके अंदर। आई होप गाइज इसे देखने के बाद आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इकोनॉमी के प्रति वो थोड़ी चेंज होगी। आप इकोनॉमिक्स को एक अलग नजरिए से देख सकेंगे और पहले से काफी बेहतर इकोनॉमिक्स को आप समझ सकेंगे। इसके अंदर गाइज सारी चीजें मतलब कि बेसिकली एक ओवरऑल इकोनॉमी को देखने का जो तरीका होता है वो आपका चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप में हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां जाके जुड़ के हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर कुछ भी और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझ में नहीं आता तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज हम उस पर फर्दर आगे कोई वीडियो लेके आएंगे। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपका इन्फ्लेशन के अंदर यूज होता है, जो हमें इन्फ्लेशन के अंदर देखने को मिलता है या जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें गाइज हमारा होगा इन्फ्लेशन टैक्स। इसके अंदर गाइज इन्फ्लेशन टैक्स कोई एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, बल्कि गाइज ये टैक्स जो होता है वो जनरल पब्लिक हम लोग पे करते हैं। लेकिन कोई एक डायरेक्ट हमसे गवर्नमेंट आके इन चीजों को मांगती नहीं है, कोई भी हमसे ये टैक्स मांगता नहीं है। तो गाइज इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद गाइज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो गाइज इन्फ्लेशन प्रीमियम गाइज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो बोरोवर्स होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है। मतलब गाइज कि अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो इन्फ्लेशन प्रीमियम का फायदा आपको होता है, लेकिन गाइज वो फायदा आपको दिखता नहीं है। वो नुकसान बैंक को जरूर दिखता है। एंड गाइज इसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल के बारे में जानेंगे। जो गाइज पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बताया, तो वो किस तरीके से एक इन्फ्लेशन स्पाइरल या फिर एक इन्फ्लेशन जो होता है वो किस तरीके से इन्फ्लेशन स्पाइरल बन जाता है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज उसके बाद हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग देखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म जो होती है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करती है। अगर वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ना करे तो क्या उसके सरकमटेंसेस होते हैं, उन्हें क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड गाइज एट लास्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर फिलिप्स कर्व के बारे में देखेंगे। फिलिप्स कर्व जनरली क्या होता है गाइज, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों आपस में को रिलेटेड होती है, इन चीजों को हम जानेंगे। तो गाइज आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। एंड गाइज जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बट गाइज उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए गाइज हम सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है। तो गाइज इन्फ्लेशन टैक्स, तो जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि ये एक टैक्स होता है जो इन्फ्लेशन की वजह से। तो जब इन्फ्लेशन एक टैक्स की तरह काम करने लगता है तो इसे हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। अब गाइज समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है या हम कैसे पे करते हैं। तो आइए गाइज इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास 1000 रुपीज है। एंड गाइज हम लोग जाते हैं कहा, तो मार्केट के अंदर गए। मार्केट के अंदर सपोज कीजिए कि अभी फिलहाल मेरी कोई ऐसी नीड नहीं है। सपोज करते हैं 10,000 मान लेते हैं। अब फिलहाल में मेरी ऐसी कोई नीड नहीं है कि मुझे 10,000 का कुछ खरीदना हो, बट फिर भी मेरे मन में था कि मैं एक मोबाइल खरीद लूंगा। तो ठीक है गाइज, मैंने सोचा कि 10,000 रुपए मेरे पास है, मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा कि मोबाइल खरीद लूं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि यार अभी मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, चलो इस पैसे को हम जाके सेव कर लेते हैं। तो अब गाइज सेविंग के दो तरीके होते हैं, या तो मैं इस पैसे को इन द फॉर्म ऑफ कैश में अपने पास रख लूं या फिर फर्दर इसे मार्केट में ही मैं बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके डिपॉजिट कर दूं, जहां पे सपोज करते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलते हैं गाइज, अब देखते हैं हम लोग कि बैंक में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10% का। तो 10% का ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मतलब कि ये 10,000 अगले साल मुझे कितने मिलेंगे, अब 11,000 मिलेंगे। ठीक है गाइज, अगर मैं इसे इन द फॉर्म ऑफ कैश रखता तो क्या ये ग्रो करता? बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब मुझे 10,000 ही मिलता, कब? आफ्टर
1 ईयर। बट आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे हमें 10,000 मिलता, बट यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर हमें कितना मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं 11,000 रुपए मिल रहा है। आफ्टर 1 ईयर हमें कितना मिल रहा है, 11,000 रुपए मिल रहा है। अब 1 साल बाद सपोज करते हैं मैंने 11,000 रुपए लिए, अब फिलहाल में मुझे मोबाइल की नीड हो गई, जो भी मेरे पास पहले फोन था वो अब खराब हो चुका है। तो अब मैं जब मार्केट के अंदर गया और मैंने सोचा कि चलो अभी मोबाइल खरीदते हैं, तो मुझे पता चला कि मोबाइल जो है उसका रेट अब 12,000 हो गया। मतलब पहले इस मोबाइल का रेट कितना था, 10,000 रुपए था, अब कितना हो गया, 12,000 हो गया। मतलब अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे एक चीज समझिए कि मतलब मुझे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और ये जो ग्रोथ हुई इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इसके रेट में इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसके रेट में हुआ 20% का इंक्रीमेंट, और मुझे कितना मिला, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो गाइज ये जो 1,000 का जो गैप आता है ना, ये जो 1,000 का गैप आता है उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ये हमसे किसी ने लिया, हमसे किसी ने डिमांड की, या हमें ऐसा पता भी नहीं चलता कि वी आर पेइंग द इन्फ्लेशन टैक्स। अब गाइज ये इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है, या ये किस तरीके से काम करता है, तो इसे समझने के लिए गाइज आपको सिंपल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझिए कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन आता कब है। इन्फ्लेशन कब आता है गाइज, तो जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होने लगती है। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो मार्केट की या उसके अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति, वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जब लोगों की क्रय शक्ति इंक्रीज होती है तो सेम उसी टाइम पे पैसे की क्रय शक्ति क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब मनी की, इसे समझते हैं, मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, तो इन्फ्लेशन में। कब होती है, इन्फ्लेशन में। बट ये इन्फ्लेशन आता ही कब है, जब पीपल की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। मतलब लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई, उन्होंने ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन जैसे ही आया तो पैसे की क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर घट गई। ये आप समझ गए इन्फ्लेशन। अब इस चीज को समझते हैं कि ये जो टैक्स होता है इसका मेन कारण क्या होता है। तो यहां इस चीज को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये जो ज्यादा मतलब पैसा, अब मैंने क्या कहा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया। इस चीज को समझिए कि अब लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आया मींस उनके पास प्रिंटेड करेंसी ज्यादा पहुंचने लगी। तो प्रिंटेड करेंसी ज्यादा कब पहुंचेगी, तो जब गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे। अब गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट क्यों करती है, तो गवर्नमेंट के पास, मान लीजिए गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके थ्रू गवर्नमेंट कमाती है और अपने स्पेंडिंग्स करती है। अब फिस्कल डेफिसिट एक कंडीशन होती है जब गवर्नमेंट अपने इनकम से ज्यादा क्या करती है, स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है, उसके लिए क्या होता है, तो उसे करेंसी की जरूरत पड़ती है। मींस गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसीज। गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर देती है और यही करेंसी मार्केट में आता है, और जैसे ही ये मार्केट में आता है इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अब ये हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि ये तो एम्प्लॉयमेंट या इन सब चीजों से रिलेटेड है, वो रिलेशन है। बट इन शॉर्ट हम यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करती है, करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होती है। जैसे ही करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हुई, अब वो किसके पास गई, किसके पास नहीं गई, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ही वो करेंसी मार्केट में आई तो मार्केट में जो सर्कुलेशन में जो करेंसी थी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मतलब पैसे की क्वांटिटी मार्केट में इंक्रीज हुई। तो आपको मैंने क्या बताया, जैसे ही अब वो पैसा तो लोगों के पास ही जाएगा ना, मतलब जैसे ही मनी की क्वांटिटी इंक्रीज हुई इसकी परचेजिंग पावर घट गई, और जैसे ही परचेजिंग पावर घटी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें उसी चीज को खरीदने के लिए 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं सेम चीज को। तो गाइस यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन टैक्स है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमारा इन्फ्लेशन टैक्स है वो होता क्या है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद
जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट किसी सामान के लिए पे करते हैं, वो क्यों पे करते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन आया। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज इन्फ्लेशन टैक्स। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इन्फ्लेशन स्पाइरल। तो आइए गाइस हम लोग अपना एक अगला टॉपिक देखते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइरल। अब गाइस इन्फ्लेशन स्पाइरल होता क्या है, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड गाइस इन आर्टिकल्स, मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहां पे आर्टिकल्स इन डिटेल पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल होता क्या है। तो गाइस ये एक सर्कल की तरह होता है। इस सर्कल को अगर आपने समझ लिया तो आप इन्फ्लेशन स्पाइरल समझ जाएंगे। इन्फ्लेशन स्पाइरल को गाइस हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। किस तरीके से? वेज प्राइस स्पाइरल, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। सपोज करते हैं गाइस कि मार्केट में एक कंडीशन आती है, इस सर्कल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम देखते हैं। पहले आप ये देखिए, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में क्या होती है? तो इन्फ्लेशन मतलब जैसे ही महंगाई आएगी तो लोग क्या करेंगे? वो मोर वेजेस की, मतलब या फिर आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा वेजेस की डिमांड करना शुरू कर देंगे। इन्फ्लेशन आया, एक्स्ट्रा वेजेस की डिमांड करनी शुरू की। अब जैसे ही ये एक्स्ट्रा वेजेस का डिमांड करना शुरू करेंगे, अब मान लीजिए कि इन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिल जाती है, तो अब जैसे ही इन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा, ये क्या करेंगे? अब फिर से डिमांड, मतलब अब क्या होगा? तो फिर ये हाई डिमांड क्रिएट करेंगे। हाई डिमांड जैसे ही क्रिएट होगा तो यहीं पे क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी फिर ये क्या करेंगे? फिर एक्स्ट्रा वेज मांगेंगे, मतलब हमें और सैलरी दो। जैसे ही इन्हें और सैलरी मिलेगी, ये फिर क्या करेंगे? तो फिर और एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही ये और एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेंगे, फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? इन्फ्लेशन की कंडीशन। मतलब यहां पे मैंने आपको क्या दिखा? वेज प्राइस स्पाइरल। मतलब इन्हें वेजेस मिलता है, जैसे ही इन्हें वेजेस मिलेगा ये एक्स्ट्रा डिमांड करने लगेंगे, और जैसे ही ये एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तो गाइस इन्फ्लेशन फिर बढ़ता है। फिर ये वेजेस की मांग करते हैं कि हमें और एक्स्ट्रा वेजेस दो, महंगाई भत्ता दो। जैसे ही ये मिलेगा फिर ये और मोर डिमांड करेंगे एंड इन्फ्लेशन। तो गाइस ये क्या है? एक सर्कल में देखिए घूमता चला जाएगा। मतलब इनकी सैलरी बढ़ेगी, ये मोर डिमांड करेंगे, फिर इनकी सैलरी बढ़ेगी और डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो अब इस कंडीशन में तो गाइस एक 7th पे कमीशन जब आया था तो इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। तो इसका विरोध होने के पीछे कारण क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि 7th पे कमीशन का सभी को तो प्रॉफिट मिला नहीं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो भी हैं, उन्हें ही इसका बेनिफिट मिला। तो गाइस जैसे ही उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे तो वो एक्स्ट्रा वेजेस मिलने के बाद सेम चीज ये क्रिएट होगी। लेकिन गाइस यहाँ पे जो वर्कर क्लास है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन्हें 7th पे का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे देश में बहुत बड़ा है, तो उन्हें तो 7th पे नहीं मिलता। तो ये जो आपकी जो ये लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, जो इन्फ्लेशन आएगी, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगी महंगी होती जाएगी चीजें, तो यहाँ पे दुख तकलीफ इन्हें नहीं होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले लोगों को होने लगेगी। इसीलिए 7th पे कमीशन का विरोध भी किया गया था। उसका इस वजह से किया गया था कि वेज प्राइस स्पाइरल के कारण जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इस कंडीशन में, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को होगी। तो आई होप गाइज आप इन्फ्लेशन स्पाइरल को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब गाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर। तो गाइज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसीलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में होता क्या है गाइज, आप समझिए। तो इन्फ्लेशन आता है तो मैंने आपको क्या कहा था कि चीजें महंगी हो जाती है। ये बेसिकली आपका किसके लिए होता है? तो फर्म्स इसका यूज करती है। ये अकाउंटिंग को एडजस्ट करने का एक तरीका होता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब
कि हमारी जो प्रॉफिट है वो ओवर वैल्यूड ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी छोटी फर्म या कैसी भी कोई भी फर्म हो, तो वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि उनका प्रॉफिट ओवर वैल्यूड ना हो जाए। मतलब अब होता क्या है, आप समझिए कि एक समय जब महंगाई इस लेवल पे थी, ठीक है गाइस, नेक्स्ट ईयर महंगाई इस लेवल पे आ गई, उसके नेक्स्ट ईयर महंगाई इस लेवल पे आ गई। तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अब सपोज कीजिए ये अपने बेस ईयर यहां से अगर ये कैलकुलेट करना शुरू कर दे, तो इस जगह पे गाइस भले इसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन अगर वो कंपेयर इससे करेगा तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। उसे कंपेयर इसी जगह पे करना है, इस जगह पे नहीं करना है। तो इसी को गाइस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, हमें अपने मतलब हमारे जो गुड्स या हमारे जो सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, या फिर जिन चीजों को हमने खरीदा है उन चीजों की भी वैल्यू धीरे धीरे। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फॉर्म थी, उसे आज से मैंने 10 साल पहले खरीदा था। वहां पे मैंने लैंड एक्वायर किया, तो लैंड एक्वायर किया तो उसकी कीमत सपोज कीजिए कि 50 लाख थी। 50 लाख का मेरा लैंड था, और उसके बाद प्लस में जो मशीन्स थे, ये गाइज ये भी मैंने 50 लाख की खरीदी। तो गाइज क्या हो गया, जमीन प्लस मशीन की, ये दोनों मिलके कितना हो गए, 1 करोड़। अब जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अगर मैं इनका नहीं करता हूं, तो अब देखते हैं होगा क्या। तो अब आप एक चीज समझिए कि सपोज कीजिए कि मुझे अगर लोन की जरूरत है और मैं बैंक गया, कहां गया, मैं बैंक गया, बैंक में जाके मैंने इसे कहा कि ठीक है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इतनी है, आप रखो, इसके एवज में मुझे लोन दे दो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे 1 करोड़ के बदले में सपोज कीजिए बैंक मुझे 50 लाख तक का लोन दे दे। लेकिन गाइस अगर इसी चीज का मैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करूं, तो मुझे पता चलता है कि ये 50 लाख की जो जमीन थी वो 10 साल बाद ये 2 CR की हो गई। एंड ये जो मशीन्स थी जो मैंने खरीदी थी, इसका डेप्रिसिएशन भी होता है, तो उन चीजों को हम कॉमर्स में ना जाते हुए सिंपल हम समझते हैं डेप्रिसिएशन को साइड में रख के कि इस मशीन की कीमत भी अब 1 करोड़ हो गई। तो अब मेरी प्रॉपर्टी टोटल कितनी हो जाती है, 3 CR की। अब अगर मैं बैंक में जाता हूं लोन लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 CR तक का लोन मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कितनी जरूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसका प्रॉफिट ओवर वैल्यूड ना हो जाए, एंड उसके जो आपका जो जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं जो उसके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, उसकी भी वैल्यूएशन ठीक ठीक लगी हो। अगर इस बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकाला जाए तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसे टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट आपको मैंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बताया कि ये ओवरऑल किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। अब गाइज हम लोग इन्फ्लेशन प्रीमियम के बारे में जानते हैं कि इन्फ्लेशन प्रीमियम होता क्या है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो गाइज इन्फ्लेशन प्रीमियम के बारे में जानते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया क्या था कि इन्फ्लेशन प्रीमियम में गाइस फायदा किसे होता है, बोरोवर्स को फायदा होता है। अगर सपोज कीजिए बैंक किसी को लोन देती है, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम का प्रॉफिट बैंक को नहीं होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम का प्रॉफिट किसे होगा, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम का प्रॉफिट होगा बोरोवर, जिसने वो लोन लिया है। तो इसमें गाइस जब नुकसान किसे होता है, तो नुकसान बैंक्स को होता है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो लोन्स देती हैं या जो भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करती हैं, उन्हें इसका नुकसान होता है, एंड जो बोरोवर्स होते हैं उन्हें इसका फायदा होता है। अगर गाइस अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गाइस आगे मैं इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे टर्म्स या और भी अच्छी अच्छी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूंगा, जो वेरियस एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, एंड जनरली आपको ये सारी चीजें जाननी भी चाहिए। तो आइए गाइस पहले इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए गाइस कि आपने जो है वो अपने एक दोस्त को 1000 रुपीज दिए, 1000 रुपए दिया, यहाँ पे आपने 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया अपने दोस्त से, कब कितने साल के लिए, तो पर ईयर का चार्ज किया, ठीक है। अब आपने दिया अपने किसे,
फ्रेंड को दिया, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, तो आपका दोस्त आता है, वो आपको 1100 रुपए दे देता है, ठीक है। आपके दोस्त ने, मतलब फ्रेंड ने आपको 1100 रुपए दे दिया। सपोज कीजिए कि आपका नाम ए है, ठीक है, तो आपको 1100 रुपए दे दिया। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपको तो मिल गया 100 रुपीज का बेनिफिट, ठीक है गाइस, ये प्रॉफिट है आपका। अगर सिचुएशन हर चीज सेम चल रही है तो 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। बट अगर सपोज कीजिए कि यहां पे इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन टैक्स मैंने बताया था उससे रिलेट करके समझिए, इन्फ्लेशन 20% इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि इस मनी की वैल्यू ओवर द पीरियड घट गई। घट के कितनी हो गई, तो अब यहां पे 20% इंक्रीज हुआ, मतलब कि अगर इस पैसे की ही वैल्यू कितनी हो गई, मतलब इतने रुपए में जितनी चीज मिलती उसी की वैल्यू हो गई 1200 रुपए। तो अब आप देखिए तो आपको लॉस हो गया, मतलब ये आपको अमाउंट मिला था, मतलब आपके 1000 की तो रियल वैल्यू ही अभी 1200 रुपए है। आपके 1000 की रियल वैल्यू अब कितनी थी, 1200 रुपए, लेकिन आपको मिला 1100 रुपए, मतलब आपको कितना कम मिला, -100, तो ऐसे ही कम मिला। और आप चाहते क्या थे कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मिले। क्या चाहते थे आप, 100 रुपए का प्रॉफिट, मतलब कि अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आपको 1100 की जगह कितना चाहिए था, 1300 रुपए चाहिए था, तब जाके आपको कहीं यहाँ पे 100 का प्लस में प्रॉफिट होता। बट इन रियलिटी क्या हुआ, तो आपको हो गया लॉस। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम में आपको दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं उनके मैं नाम लिख देता हूं। एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट, एक होता है रियल इंटरेस्ट, एंड तीसरी चीज गाइस, थर्ड, आप इसे समझ लें कि इन्फ्लेशन प्रीमियम भी होता है। तो यहां हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट एंड आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम होता क्या है, इन तीन टर्म्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट गाइस क्या होता है, जो इंटरेस्ट हमें चाहिए था, हमें कितना चाहिए था, 10% का इंटरेस्ट चाहिए था, तो वो हो गया नॉमिनल इंटरेस्ट। रियल इंटरेस्ट जो हमें मिला, तो हमें तो मिला कितना, -100 का इंटरेस्ट मिला हमें। एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है गाइस, प्रॉफिट जो आपके दोस्त को मिला। तो हमारे दोस्त को इस कंडीशन में कितने रुपए का प्रॉफिट मिला, तो 100 रुपीज का, क्योंकि जो पैसे उसने लिए थे उस पैसे की वैल्यू आज 1200 रुपए हो चुकी है, लेकिन उसने पे कितने किया, 1100 रुपए, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट इस इंसान को हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप ये चीज समझे होंगे कि नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट क्या होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है गाइस, जो हमें चाहिए होता है। रियल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमें मिला। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, जो बेनिफिट हमारे फ्रेंड को मिला। एंड गाइस यहाँ जब ये कंडीशन होती है, मतलब इन्फ्लेशन प्रीमियम वाली जब कंडीशन आती है, तो रियल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट से कम होता है। रियल इंटरेस्ट क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट से कम होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इकोनॉमी में यही चीजें होती है, बट इन्फ्लेशन प्रीमियम की जब कंडीशन आती है तो ये चीज ही देखी जाती है वहां पे। तो अब जब ये कंडीशन होती है तो इससे बैंकों को नुकसान होता है। मतलब अगर इस चीज को आप इस तरीके से समझे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है या बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो बैंकों को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वाई? क्योंकि जो पैसे उन्होंने उस टाइम पे लोग पब्लिक में लैंड किया था या लोगों को दिया था, या जिन पब्लिक ने बोरोइंग की थी बैंक से उस समय में, मतलब अ टाइम बिफोर, ठीक है, ईयर बिफोर, 2 ईयर बिफोर, 3 ईयर बिफोर, इस तरीके से उस समय पे जिन लोगों ने बोरोइंग की थी, दे आर नाउ गेटिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम, एंड इस जगह पे बैंकों को नुकसान होने लगता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है तो वहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स को उसका नुकसान झेलना पड़ता है।
इसीलिए गाइस इन्फ्लेशन का एक लेवल पे रहना, मतलब आरबीआई की जो अभी की हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो आरबीआई क्या कहती है 4 एंड +-2 इस कंडीशन में, मतलब 4 से 2 या 6 इसके बीच में होना चाहिए। दिस इज गुड। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम उसे एक खराब समझते हैं, एंड 2 से कम हो जाता है तो वो डिफ्लेशन की कंडीशन हो जाती है। आई होप गाइस आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 3 चीजें होती है, इन्फ्लेशन प्रीमियम, नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रियल इंटरेस्ट, एंड दिस इज अ वे। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, फिलिप्स कर्व के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो गाइस फिलिप्स कर्व के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो फिलिप्स कर्व होता क्या है? तो गाइस फिलिप्स कर्व एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ये हमारा y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। x एक्सिस पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं एंड y एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं इनकम को दिखा सकते हैं आप, वेजेस को दिखा सकते हैं आप, वेजेस लिख दीजिए, इनकम लिख दीजिए या फिर इन्फ्लेशन लिख दीजिए, सिंपल। तो वेजेज या इन्फ्लेशन या इनकम ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। जैसे ही वेजेस इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, एंड इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी इंक्रीज होगी। गाइस ये इस तरीके का एक कर्व होता है जो डाउनवर्ड जाता है, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड। इस तरीके का जब रिलेशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये इनके अंदर, मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक इनवर्स रिलेशन है। क्या है गाइस? इनवर्स रिलेशन है। तो फिलिप्स कर्व या ये एक इकोनॉमिस्ट थे विलियम्स फिलिप्स, उन्होंने क्या कहा था कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, ठीक है गाइस, जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। समझे गाइस? मैंने क्या कहा? इन्फ्लेशन, यहां समझते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, या एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं बढ़ सकती है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन घटेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि ये गाइस इनवर्सली रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। तो इनके हिसाब से गाइस अब देखते हैं, सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन का ये एक कोई हमारा माप है, इस जगह पे हमने नापा कि यहाँ पे एक लेवल होना चाहिए था, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है गाइस। तो इस जगह पे क्या है, अब इन्फ्लेशन यहाँ पे आई तो इसे हम मान लेते हैं I लिख लेते हैं, और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को U लिख लेते हैं, ठीक है गाइस, I0 U0। ये एक आइडियल कंडीशन थी। अब क्या हुआ गाइस, तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई, हम यहां मान लेते हैं। तो गाइस इन्फ्लेशन बढ़ी तो आप देखिए ये ग्राफ यहां आ गया, मतलब ये हमारा I1, ये हमारा U1। तो आप देख सकते हैं, तो फिलिप्स कर्व यही दिखाते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन I0 से I1 पे गया, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट घट गई। जो मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट घटी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट देखिए ये यहाँ 0 के करीब आने लगी। अब एक कंडीशन में गाइस हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन यहाँ I2 पे आ गया, ये कंडीशन। तो यहाँ पे गाइस अब देखिए ये यहाँ गया एंड नाउ दिस इज here। यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं U2। अब देखिए गाइस इन्फ्लेशन क्या हो गया, घट गया। इन्फ्लेशन क्या हुआ, घटा, नीचे की तरफ आया। तो अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट उधर की तरफ गई, मतलब बढ़ गई। तो गाइस यही फिलिप्स कर्व बेसिकली यही बताता है हमें कि जैसे ही आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, इन्फ्लेशन डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब गाइस ये इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड होता है, कैसे नहीं होता है, उस चीज को फर्दर हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम बस इतना समझा देता हूं आपको कि इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज्यादा होना।
मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज्यादा होना, अब आप देख सकते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू मार्केट में सबको पैसा बांट दे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, बस मार्केट में पैसा फ्री में बांट दिया गया। आपको सड़क पे या लोगों को सड़क पे नोटों की बारिश होने लगे तो सबको पैसे मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट यहाँ ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे ज्यादातर ये होता है कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट आ रही है। ठीक है गाइस, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है मतलब मार्केट में पैसा आया। पैसा कब आया? तो जब लोगों ने काम किया तो उसके बदले उसे पैसा मिला। तो जैसे ही लोगों ने काम किया मतलब वो एम्प्लॉयड हो गए। तो आई होप गाइस फिलिप्स कर्व भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक समझाने की कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर गाइस इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके हमसे पूछ सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। एंड गाइस आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई और फर्दर टॉपिक के बारे में जानना हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस आर्टिकल को आप फुल पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। एंड गाइस आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग या रेलवे से रिलेटेड अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड गाइज मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। एंड गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।